पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 1984 सिख कत्लेआम की जब हम बात करते हैं तो आप एक पैटर्न देखते हैं, किलिंग का पैटर्न है। और मैं ये बात हर जगह बोल रहा हूँ कि हम बोलते हैं कि अचानक हो गया, अचानक हो गया। दो बातें समझने वाली होती हैं कि कोई भी नरसंहार या कत्लेआम जो होता है ये अचानक नहीं होता। और जब आप स्पेशली, और इसका जवाब इसका पैटर्न भी देता है कि सिख आदमियों को, लड़कों को घरों से निकाला गया, उन पर तेल छिड़का गया, कहीं पर गोलियां भी चली और उसके बाद उनको जला दिया गया, राइट। और ये पैटर्न पूरे दिल्ली में चला, सेम पैटर्न पूरे दिल्ली में चलता है। उसी समय में दिल्ली में श्रीमती गांधी के अंतिम संस्कार की तैयारी भी चल रही है और आपके उसी शहर में वीवीआईपी आ रहे हैं। तो और ये वो नेहरू का शहर है जहाँ पर आप मॉडर्न इंडिया को बिल्ड करने की शुरुआत कर रहे हैं, राइट। जहाँ पर ये सब शुरुआत हो चुकी है, 47 से 84 तक मॉडर्न इंडिया बनाने की शुरुआत हो चुकी है। उसी मॉडर्न इंडिया में दो इंडिया हैं, जहाँ पर एक कत्लेआम चल रहा है और एक वीआईपी दिल्ली में। जो आपकी बात कहते कहते मुझे M.K. रैना साहब याद आए, फिर मैं बताऊंगा। उनसे भी अभी पॉडकास्ट कर रहे थे, वो उन लोगों में शामिल थे जब 84 के दंगे चल रहे थे। उसमें वो उन लोगों में थे जिन्होंने किसी तरह से जो सिख मिले उनको राहत पहुंचाई, रात दिन कंबल इकट्ठे करना, ये वो, क्योंकि सर्दियां आ गई थी, नवंबर था सामने। और वो बताते बताते बड़े भावुक हुए। उन्होंने किताब भी लिखी है, उनकी अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है, और वो पढ़ के और दिमाग एकदम सन्न रह जाता है। क्योंकि दिल्ली में बैठे उन सिख परिवारों को इस बात का कोई आइडिया नहीं रहा होगा कि जो 5 महीने पहले अमृतसर में हुआ, 4-5 महीने पहले, और जो उनके घरों से कुछ किलोमीटर दूर इंदिरा गांधी के साथ हुआ, उनके घर तक इतनी जल्दी पहुंचेगा, उसी शाम, उसी रात। और फिर वो भी अपने घरों से इसी तरह से कई महीने दूर रहे, राइट। और डिस्प्लेसमेंट की तो हम बात ही नहीं करते। त्रिलोकपुरी, सुल्तानपुरी, कई इलाके हैं ऐसे, बहुत इलाके हैं जहाँ ज़्यादा हुआ। और जो सबसे बड़ा मुद्दा, आई थिंक 2-3 बातें और हैं दंगों में, जो सॉरी मैसेकर, ये नरसंहार में, कि एक तो पैटर्न कि जिस तरह मारे गए, दूसरा औरतों के साथ क्या हुआ, तीसरा आपने कितने बच्चों ने इसके बाद स्कूल छोड़ दिया और वो वापस स्कूल नहीं पहुंचे, उसकी कभी बात नहीं हुई। और क्या ये 10 दिन के अलावा आपने सोचा कि ये साइकिल कैसा है ट्रॉमा का, उस पर कभी बात नहीं होती। आज 40 साल हो गए, अगर आज भी आप दर्शन कौर जी के पास जाएंगे, वो 2-3 मिनट बात करती हैं, चौथे मिनट में वो रोती हैं, क्योंकि वायलेंस का जो ट्रॉमा है उनके लिए वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। आपको इंसाफ भी नहीं मिला है, आपको एक कांस्टेंट आपको फाइट लड़नी पड़ रही है उसके लिए, और आपकी लाइफ जो है पूरी अपरूट हो चुकी है। एक जगह से आपको खाड़ दिया गया, आपको दूसरी जगह आना है। इनमें से बहुत लोग ऐसे भी हैं जो हु आर द प्राउड न्यू होम ओनर्स। दैट इज़ वाई वो बहुत लोग, मैंने इस किताब में भी लिखा है कि जब एक बाहर से आती हैं लेडी, वो अपने ब्रदर को बोलती हैं कि बाहर ऐसे कत्लेआम शुरू हो गया, और वो कह रहा है कि तुम क्या बोल रही हो, हम पक्के कांग्रेस सपोर्टर हैं। अच्छा, हमारे साथ ऐसा हमारे क्यों? साथ नहीं होगा, हमारे साथ ऐसा हम तो कुछ खुद ही नहीं। दुखी, इंदिरा के साथ ही हुआ। तो ऐसे बहुत लोग थे, मगर उस समय आपकी आइडेंटिटी थी जो आप पर भारी पड़ गई। और उसी समय दिल्ली में एक चीज़ और जो आपको देखने को मिली, वो ये थी कि बहुत से हिंदू और मुसलमान परिवारों ने अपने दोस्तों को, अपने नेबर्स को बचाया। बहुत परिवारों ने, हाँ बहुत। और ये भी बात है दूसरी जो आई थिंक हमें समझने वाली, कि मैं हर जगह ये बात बोलता हूँ कि वैसे दुनिया में सभी लोग वैसे ही होते हैं, मगर मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी जब आप देखोगे तो वी आर नॉट वायलेंट पीपल। हम लोगों का कल्चर, हम लोगों के रूट्स, इतनी चीज़ें सिमिलर हैं कि हमारे लिए लड़ना और लंबे समय तक लड़ना बहुत मुश्किल है, तो पॉसिबल नहीं है। और हमने हमेशा ऐसी उस थ्योरी को रिजेक्ट किया है जो वायलेंट है और जो तनाव पैदा करती है। तो वो अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से तो बहुत लोगों ने एक दूसरे की मदद करने की कोशिश की, मगर जब एक ऑर्केस्ट्रेटेड नरसंहार चल रहा है और उसमें बहुत लोग हैं, उसमें रूमर्स भी हैं, उसमें रूमर्स ये भी आए कि सिखों ने दिल्ली के पानी को पॉइजन कर दिया है, या पंजाब से जो ट्रेनें आ रही हैं उनमें लाशें ही लाशें हैं। तो ये रूमर्स भी लोगों को भड़काया गया है। तो आई थिंक वो जब पूरी स्टेट मशीनरी लग जाती है किसी चीज़ के पीछे, तो उसका परिणाम हमने देखा क्या हुआ, और आज 40 साल हो गए हैं इस बात को।